आइए आगे चर्चा करते हैं इसकी। हमने एक श्लोक देखा था जब पिछली क्लास में पढ़ रहे थे हम लोग, चरक निदान का ही लिखा था, तस्य उपलब्धि। तस्य उपलब्धि निदान पूर्व रूप लिंग उपसय और संप्राप्तित चरक निदान एक। लेकिन ऐसा ही एक श्लोक माधव ने दिया है। याद रखना मित्रों, जब देखो हर एक सब्जेक्ट की एक अपने एक जो है विशिष्टता है, एक स्पेशल नेचर है उसका। हम जिसको पढ़ना, हम सबको चरक का बेस बना के सबको पढ़ते जाना। सर्जरी को और ऑफ्था को हम सुश्रुत के हिसाब से पढ़ेंगे, बट वहाँ पर कुछ आचार बीच में आएंगे। जैसे जब हम चरक निदान पढ़ेंगे तो हम यहाँ पर माधव के रेफरेंस देखते जाएंगे। चूंकि निदान स्थान में माधव का निदान स्थान श्रेष्ठ है। याद रखना बेटा, चिकित्सा स्थान किसका श्रेष्ठ है? चरक का। और सूत्र स्थान किसका श्रेष्ठ है? बाघभट्ट का। ठीक है, वेरी गुड। ये सब चीज़ें लिखाऊंगा मैं जब आपको आयुर्वेद इतिहास पढ़ाऊंगा, पर बीच बीच में चीज़ रिवाइज करते रहेंगे, है ना। वो चीज़ें साइकिल में, पूरा सिलेबस साइकिल में चलता रहेगा। जिस बैच में कंफर्टेबल हो आप ज्वाइन कर सकते हो। ऐसे ही निदान स्थान वही माधव का है। शारीर स्थान किसका श्रेष्ठ है? शारीर स्थान सुश्रुत का। वेरी गुड, ठीक है। तो माधव एक बात कहते हैं, उस माधव की बात को हमेशा कंसिडर करेंगे, क्योंकि माधव डायग्नोसिस में बेस्ट है। कह रहे हैं निदान पूर्व रूपाणी, निदान पूर्व रूपाणी रूपान्य उपशय स्थिता संप्राप्तिश्च विज्ञानम। किसका विज्ञान है? कह रहे हैं विज्ञानम रोगाणाम पंचधा स्मृतम, कह रहे हैं रोगों को जानने का विज्ञान है ये निदान पंचक। अगर जिसको ये आता है वो रोगों के बारे में अच्छा विचार कर पाता है। ठीक है बेटा, यही श्लोक बिल्कुल भागवत निदान एक में मिल जाएगा आपको, और यही श्लोक आपको माधव निदान एक में मिल जाएगा, सेम श्लोक। ठीक है, इसको कुछ लोग कहते हैं रोग ज्ञान के 5 उपाय। रोगों को जानने के 5 उपाय हैं ये। आइए थोड़ा सा माधव का डिवीजन पढ़ते हैं। हमने कल जो पढ़ा था वो चरक का पढ़ा था। माधव ने और कई प्रकार के डिवीजन किए हुए हैं, उसके बारे हम लोग देख लेते हैं। पहले वो निदान के 4 भेद मानते हैं, 4 प्रकार। कौन कौन से? आइए दूसरे पेज से शुरू करते हैं, थोड़ा पढ़ने में सही रहेगा अपने लिए। पहला है सन्निकृष्ट निदान। सेकंड विप्रकृष्ट निदान। तीसरा बताओ, कौन बताएगा? व्यभिचारी। व्यभिचारी। और फोर्थ प्रधानिक। प्रधानिक निदान या हेतु, कुछ भी एक, कुछ भी कह लो, हेतु कह लो या निदान कह लो।
सर जी बेटा। सर वो गार्गी ज्वाइन करने के लिए कर रही है ट्राई सर, हो नहीं रहा है। नहीं तो यहाँ तो कुछ नहीं दिखा रहा, उससे को दोबारा ट्राई करें ऐसा। सर 3-4 बार कर चुकी है, मैंने बोला अभी भी। तो शायद वो गलत लिंक पर कर रही है, उसे दोबारा जिस जिस लिंक से आपने किया उसको लिंक पर्सनली भेज दो, दोबारा लिंक। जी जी सर आ गया सर। ठीक ठीक। आइए इसके बारे में जल्दी से पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमें यूजी में लिखना पड़ेगा जब भी क्वेश्चन आएगा इसके बारे में। देखिए, मैंने आपको कल भी बताया था सन्निकृष्ट निदान कौन से होते हैं, जो बिल्कुल डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं रोगों के प्रकोपण में, रोगों को उत्पन्न करने में डायरेक्ट इनका इन्वॉल्वमेंट होता है। इन्हें कोई टाइम नहीं चाहिए, ये टाइम टेकिंग नहीं होते हैं। इन्हें कोई संचय पंचय की आवश्यकता नहीं कि पहले 2 संचय होंगे फिर प्रकोप होगा प्रेशर होगा, ना ऐसा कुछ नहीं है। इनको आवश्यकता है टाइम की, इनको लगता है थोड़ा टाइम। ये कहते हैं कि मैं घर वालों से पूछ के बताऊंगी। ये वो वाले लोग हैं विप्रकष्ट। विप्रकष्ट का मतलब होता है दूर से, सन्निकष्ट माने पास। व्यभिचारी बताई दिया था, जो उलझा के रखता है, जो दोनों का सगा है, उसका भी और इसका भी। ठीक है, जो बिल्कुल डिसीजन नहीं ले पा रहा है। प्रधानिक वो जो बिल्कुल अपनी बात पर सटीक है, सटीक बार करते हैं, यानी कि मुख्य होते हैं। इसमें कोई इफ और बट नहीं होता है। एक करके देखते हैं इनके लक्षण तो हमें समझ में आएगा। ये क्या करते हैं कि दोष प्रकोपक देखो, आपको माधव निदान अलग से खरीदने की वैसे कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, पर अगर आपको बुक खरीदनी है पढ़ने के लिए तो आप खरीद सकते हैं। मैं सब कुछ कंपाइल करा दूंगा, निदान स्थान पूरा माधव, ठीक है, तो पूरे रोग निदान। दोष प्रकोपक कारणों के सेवन से सद्य व्याधि उत्पादक होते हैं। यहाँ लिख सकते हैं एक्यूट डिजीज, सद्य व्याधि उत्पादक होते हैं। ठीक मित्रों, यानी कि जैसे ही हम दोष प्रकट करने वाले कारणों का सेवन करेंगे, जैसे हमें एग्जाम्पल लिया था समोसे का, हम समोसा खाएंगे या मान लो रात्रि जागरण करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो ये जैसे हमने कोई कारण का सेवन किया और उसने कर दिया दोष प्रकोप, तो तुरंत ही व्याधि को उत्पन्न कर देते हैं। इन्हें कोई टाइम नहीं लगने का है। आप जैसे ही कुछ उल्टा सीधा खाना खाओगे वो विद इन 3 आवर उल्टी आ जाएगी। आप कुछ मतलब आपने मान लो लेग पीस ज़्यादा खा ली, चिकन ज़्यादा खा लिया रात को, आपको रात को उल्टी शुरू हो जाएगी, एडमिट करना पड़ेगा आपको, है ना। इनको टाइम नहीं चाहिए कि पहले ग्रीष्म ऋतु में बात का संचय हो रहा है, वर्षा में प्रकोप हो रहा है, शरद में प्रशमन हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता इनके साथ। आगे बढ़ते हैं। और क्या होता है आगे कि इसमें हमने जो बात बताई, इसमें संचय की आवश्यकता नहीं होती है। एक एक लाइन पर क्वेश्चन बना हुआ एमसीक्यू में, इसमें संचय की आवश्यकता नहीं होती है। नमस्ते बेटा, नमस्ते। तीसरी बात है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि रात्रि व दिन भोजन के अंत मध्य आदि में क्रमशः वात पित्त कफ का प्रकोप होता रहता है, प्रकोप होता है। आपको याद है भागवत सूत्र स्थान 21 श्लोक नहीं है, वह अहोरात्रि भुक्तानाम ते अंत मध्य आदि का क्रमात्। किसको याद आ रहा है श्लोक? तो सर ये सब तो पढ़ते नहीं, फालतू चीजें हम लोग।
कहाँ से याद आए? ठीक है, वेरी गुड। अगर याद आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम भागवत पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखा, वो स्वभावतः जैसे कि आप रात होगी, रात्रि के 12 बजेंगे पित्त का प्रकोप शुरू हो जाएगा, दोपहर के 12 बजेंगे पित्त का प्रकोप शुरू हो जाएगा, इसमें किसी संचय प्रकोप की आवश्यकता नहीं है, ये होता रहेगा। इसलिए ये क्या है, एक सन्निकृष्ट निदान है, एक सन्निकृष्ट हेतु है। अच्छा मास्टर, दुनिया भर की बातें बता रहे हो, जरा बताओ अगर किसी को चोट लग जाए तो, मान लो किसी को चोट लग जाए, आघात जन्य, अगर चोट लग जाए मित्रों, तो वो कौन सा निदान होगा, पास का या दूर का? पास पे। क्योंकि अभी चोट लगेगी तो अभी खून निकलेगा ना, अभी इन्फेक्शन हो जाएगा। ये तो भैया सन्निकृष्ट निदान है। ठीक है, तो क्या कहलाएंगे, सन्निकृष्ट निदान। आघात जन्य संपूर्ण रोग सन्निकृष्ट निदान कहलाएंगे। ठीक है, याद रखना इस बात को। फिर हम बात करते हैं विप्रकृष्ट निदान की। इनको हम दूरस्थ निदान भी कहते हैं। इनको क्या कह सकते हैं हम लोग, दूरस्थ निदान, दूर वाले निदान, जिनको टाइम लगता है सोचने में, बहुत सोचते हैं ये। इनसे कह दो कि कल क्लास शुरू हो रही है, अगला बैच शुरू हो रहा है, क्या सोचेंगे सोचेंगे, टाइम नहीं हमारे पास अभी। दूरस्थ निदान कहते हैं इनको। ठीक है, अच्छा बेटा, श्वेता और अंशिका, आप लोग पिछले लेक्चर यूट्यूब से देखकर ज्वाइन किए हो कि बस डायरेक्ट कर लिए, बताओ पहले तो। श्वेता, अंशिका, मेरी बात सुन पा रहे हो कि पर? हाँ, सॉरी सर। अच्छा यूट्यूब से आप नहीं देख के आ रहे हो, है ना? ओके, ठीक है, वेरी गुड, कोई बात नहीं, बने रहो, कुछ समय में आएगा आपको। तो विपक्ष निदान कौन से, जिनको टाइम लगता है, यानी कि मान लो हेमंत ऋतु में, हेमंत ऋतु में संचित कफ, संचित कफ, बसंत ऋतु में कफज रोगों को उत्पन्न करता है। ये तो आपने पढ़ा है बागवट में, पहले प्रॉप में। तो मुझे बताओ, क्या जो हमारा कफ है, जो हेमंत ऋतु में संचित हुआ, उसको कफज रोगों को उत्पन्न करने में टाइम लगा नहीं लगा, बेटा बताओ? जी सर। तो ये हो जाएगा हमारा विप्रकृष्ट निदान। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है? दूसरा क्वेश्चन बनता है कि रुद्र का कोप, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये लॉजिकली सोच नहीं पाओगे एग्जाम में, तो गलत हो जाएगा। रुद्र का कोप, भगवान शिव का गुस्सा या क्रोध, क्या होता है, ये जोर का, ये जोर का विप्रकृष्ट निदान है। ये विप्रकृष्ट निदान है, इसमें टाइम लगता है। आप कभी इमेजिन कीजिए, कोई यदि आपको श्राप देता है, कभी ऐसा फील किया आपने कि किसी ने आपको श्राप दिया हो, बद्दुआ दी हो, और हाँ आपको लगा हो हाँ सर बीमार तो पड़ गए थे हम, हुआ किसी के साथ ऐसा? ऐसा भी होता तो है कभी कभी। होता तो है। तो क्यों लेते हो किसी की बद्दुआ? हाँ कर दिया करो, रिजेक्ट करना जरूरी है किसी को? ठीक है। कर्म भी सर मेरे वैसे ही है। कर्म भी ऐसे ही। काफी ईमानदार व्यक्ति है ये। तो ये बताओ, क्या शराब उसने अभी दिया तुरंत, तो क्या तुरंत ही मामला शुरू हो जाता है, टाइम लगता है थोड़ा, 10-5 दिन? टाइम लगता है। आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ऊपर से शराब केवल उसी पर काम करता है जो शराब को फील करता है। अगर आप पाप पुण्य को मानेंगे ही नहीं, तो आपको लगता है वास्तव में किसी की बद्दुआ लग जाएगी, आपको श्राप लग जाएगा? जल्दी बताओ। नहीं सर। है ना? यानी कि आप इमेजिन करिए कि आपको हिंदी आती है केवल, और कोई जापानी लड़की आपको, लड़की की खैर आपको गाली गाली नहीं लगी में, कोई जापानी लड़का आपको गाली देके चला जाए और आपको केवल हिंदी आती है, तो क्या आपको क्रोध आएगा क्या? नहीं सर। नहीं आएगा। कहोगे इतना सुंदर लड़का है,
कुछ अच्छा ही कह रहा होगा। क्या होते हैं लोग, BTS कहते हैं, क्या कहते हैं इन लोगों को, पता नहीं, जो भी है। तो BTS आर्मी। हाँ, जो भी है, मुझे बहुत जलन होती है इन लोगों से। खैर, तो क्या कह रहा था मैं, क्या बुला दिया। मैं कह रहा था कि हाँ, श्राप नहीं लगता है। वैसे ही जैसे हमको जापानी आने पर हमें गाली नहीं लगती है कि हमें हिंदी आती है, उसी तरह अगर हम पाप पुण्य नहीं मानते हैं तो हमको श्राप व्राप नहीं लगता है। ना तो दुआ लगती है, ना बद्दुआ लगती है। ये उन्हीं लोगों के लिए जिनके दिमाग में ये सब कॉन्सेप्ट होते हैं। पहली बात समझो। इसी प्रकार समझो कि मान लो आप लगातार क्रोधित रहते हो, लगातार क्रोधित रहते हो, गुस्सा करते हो, तो क्या वास्तव में आपका एक दिन में BP बढ़ जाएगा कि टाइम टेकिंग प्रोसीजर है? टाइम टेकिंग। टाइम टेकिंग है। तो आप, मैं समझाना चाहता हूँ कि एग्जाम में यदि आए कि रुद्र का कोप ज्वर का कौन सा निदान है, सन्निकृष्ट, विप्रकृष्ट, व्यभिचार्य, प्रधानिक, लगा लोगे ना आप? जी सर। है ना कि गुस्सा करने के बाद ज्वर उत्पन्न होने में टाइम लगता है। क्या शगुन क्लास में है? शगुन, शगुन क्लास में हो गया बेटा? नहीं है शगुन? शगुन से मुलाकात हो तो फोन करने को कहना मुझे। रुद्र का कोप ज्वर का विप्रकृष्ट निदान है। ठीक है, 4 चीजें और देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है बार बार, कि साहस, संधारण, क्षय और विषमासन, विषम और अशन, यानी कि विकृत भोजन करना, गलत समय पर गलत तरीके का भोजन करना, विषम असन है, विषम आहार है, विषमासन। कौन बताएगा ये चारों के चारों किसके निदान होते हैं? राजक्षमा। वेरी गुड, ये राजक्षमा। राजक्षमा के निदान है। वेरी गुड, पेपर में आया था इस बार। ये राजक्षमा के निदान होते हैं। पर ये कौन से निदान है? ये विप्रकृष्ट निदान है मित्रों। ऐसा नहीं है कि आज आपने बेगों को धारण किया और कल आपको टीवी हो जाएगा, नहीं होगा। आपने उल्टा सीधा खाया, कल आपको टीवी हो जाएगा, नहीं होगा। पहले एक लंबी संप्राप्ति है, श्रोत अवरोध होगा, चीज़ें, कफ का संचय होगा, तब लक्षण आना शुरू हो जाएंगे ना। तो ये राजक्षमा का ये सब विप्रकृष्ट निदान है, विप्रकृष्ट निदान है। दूसरा क्वेश्चन हमारे यहाँ से तैयार होता है। अच्छा, एक बात बताइए, यदि किसी जीवाणु से इन्फेक्श ठीक है, आप इन्फेक्टेड हो जाओ, जीवाणु मतलब हम लिख देते बैक्टीरिया लिख देते, मान लो ETC लिख देते, इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो जीवाणु से उत्पन्न रोग कैसे होंगे? आप लोग सर जानते ये हो? भी विप्रकृष्ट होंगे। ये बताओ, इंक्यूबेशन पीरियड जानते हो, विंडो पीरियड जानते हो? आप लोग पढ़े हो ना ये सब चीज़ें? तो मास्टर पढ़ाई पढ़ाई की बात है ना, क्या करो हमसे, इतने पढ़े लिखते तो आपसे पढ़ रहे होते। बताओ बेटा, इंक्यूबेशन पीरियड विंडो पीरियड में क्या फ़र्क होता है? या अल्लाह, ये भी नहीं पता, कोई बात नहीं। इंक्यूबेशन पता है पर विंडो नहीं पता। अच्छा मान लो, मेरी बात सुनो, आज अगर आपको मच्छर ने काटा तो मलेरिया कितने घंटे बाद हो जाएगा? आ बेटा, आज मच्छर ने काटा तो मलेरिया कितने दिनों बाद हो जाएगा? सर 6-7 दिन। इसका मतलब आपने इंक्यूबेशन पीरियड याद नहीं किए हैं, इसका मतलब है कि नहीं? हर डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड बहुत अलग होता है। चलो तो आप छोड़ो उसको, बहुत एक लंबी लिस्ट है याद कराने वाली। एक डेफिनेशन बता दो सिंपल सी, कि होता क्या है ये? सेक्शन टू सिम्टम अपीयर कंफर्म इन्फेक्शन को। ये क्या सर है? इसमें पैथोजन इस अपने नंबर बढ़ाता है हाँ जब तक हाँ कि वो इन्फेक्शन होने के काबिल ना हो जाए। जब उसकी हाँ। जनसंख्या इतनी हो जाती है कि वो हम्म। अपने हिपैटोसाइट से बाहर आके ब्लड सेल को इन्फेक्ट करता है, तब उसमें भी मतलब मलेरिया के सिम्टम्स आने स्टार्ट ना हो ना जाते ना हैं। ना, ये आपने जो बता दिया तो विंडो पीरियड वाली लग है, तो वो भी नहीं परिभाषा, लेकिन उसके करीब ज़्यादा बता दिया आपने। इंक्यूबेशन वाले नहीं है ये जो आप बता रहे हो। सर सर इंक्यूबेशन पीरियड वो होता है जब हाँ हाँ, इन्फेक्शन हो जाए और उसके फर्स्ट सिम्टम दिखने लगे, उसी के वेरी बीच का गुड वेरी पीरियड। गुड। इन्फेक्शन से और लेकर, ओके समझ गया है ना, इन्फेक्शन लिखे, हम इन्फेस्टेशन लिखें तो ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए, करेक्ट वर्ड है। और जब पहला सिम्टम आता है, फर्स्ट सिम्टम जब आता है, उसके बीच का जो पीरियड होता है ये कहलाता है इंक्यूबेशन पीरियड। अच्छा ये बताओ, विंडो पीरियड किस बीमारी में होता है?
HIV। HIV में होता है, ठीक है, याद रखना, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ जाएगा कभी संस्कृत के पेपर में आ सकता है, पीजी में तो आता ही आता है इस तरह क्वेश्चन, तो आप थोड़ा थोड़ा समझें, नहीं समझे हो तो कोई बात नहीं, जब आप PSM पढ़ेंगे किसी से अपनी क्लास में पढ़ेंगे या फिर पैथोलॉजी पढ़ेंगे, जिससे ही पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा तो मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी मॉडर्न पढ़ाने का विचार नहीं है मेरा, टाइम मिलेगा तो देखूंगा, लेकिन हाँ पीजी के लायक तो मुझे पढ़ाना है क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है, वो पढ़ा दूंगा मैं। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, तो जीवाणु बैक्टीरिया से उत्पन्न रोग, भाई आज बैक्टीरिया आपको इन्फेक्टेड किया है तो लक्षण आने में टाइम लगता है, इसलिए विप्रकृष्ट निदान है ये, तुरंत नहीं हो जाएगा, और हर बीमारी का अलग अलग होता है। आप विश्वास नहीं मानेंगे, जैसे कि 1 से लेकर 3 दिन किसका होता है, ये जो हमारा क्या बोलते हैं कोल्ड होता है ना, सिंपल कोल्ड होता है, जुकाम जो हो जाता है 1 से लेकर 3 दिन होता है, और इससे लेकर कम से कम 6-7 महीने तक का इंक्यूबेशन पीरियड होता है किसी किसी बीमारी का, तो डिपेंड करता है, ये लिस्ट है पूरी संस्कृत के पेपर में, अगर आपने पढ़ी हो ध्यान से तो पढ़ी होगी वहाँ पे। हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं व्यभिचारी वाले निदान की। ठीक है मित्रों, व्यभिचारी निदान क्या होता है, ये बड़ा ही दुर्बल होता है, बहुत ही कमजोर होता है, ये व्याधि उत्पन्न करने में असमर्थ होता है, ये निदान तो होता है, ये कारण तो होता है, दिखता तो ऐसा ही है जैसे कि कुछ करेगा, मगर व्याधि उत्पन्न करने में असमर्थ होता है, असमर्थ होता है। क्यों मास्टर, ऐसा क्यों भैया, इससे क्या दुश्मनी, क्योंकि शरीर का व्याधि क्षमता ज्यादा होता है, व्याधि क्षमता बोले तो इम्यूनिटी अधिक होने के कारण, अधिक होने के कारण, जैसे आपने देखा होगा कि जब 22 बैच 23 बैच पर बरस रहा होता है और जब पीछे से 21 बैच आ जाता है, तब क्या 22 बैच की टोन वही रहती है 23 के सामने, या मामला वीक पड़ जाता है, बताओ जल्दी, जल्दी बताओ। वीक पड़ जाता है। है ना, क्योंकि अब वो व्याधि उत्पन्न करने में असमर्थ है तो वो भी दमदार, अब तक तो वो बोल रहा था, बहुत कुछ सुना रहा था 23 बैच को, लेकिन जैसे 21 बैच आया, यानी जैसे इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है तब वो व्याधि उत्पन्न नहीं कर पाता है, और 23 बैच की इम्यूनिटी कौन, 21 बैच है यहाँ पर। ठीक है मित्रों, बहुत बढ़िया। अब हम अंतिम पड़ाव पर चलते हैं, प्रधानक हेतु। प्रधानक हेतु मैंने कल आपको बताया भी था, कौन सा हेतु होता है मित्रों, ये विष वाला। हाँ, उग्र स्वभाव, उग्र स्वभाव के कारण, उग्र स्वभाव के कारण शीघ्र ही दोषों को प्रकोपित कर रोगों को उत्पन्न करने वाला, समझ रहे बेटा आप, यानी कि मान लो कोई भी काम है, कोई काम मान लो विजय ने योगेश से कहा कि भैया ये वाला काम कर लो, तो उस काम को करने में विजय कितना टाइम लगाएगा, बताओ बेटा, शीघ्र, शीघ्र, जल्दी बिना टाइम वेस्ट किए बताओ मास्टर क्या समझाना चाह रहा है। सर शीघ्र काम करेगा। अरे यार, चलो दोबारा दोबारा दोबारा। मान लो कोई काम बताया काजल ने नंदिनी को, तो नंदिनी कितना समय लगाएगी उस काम को करने में, सॉरी यार, नहीं नहीं, ये लड़कियों पे एग्जाम्पल नहीं दे सकते लड़कों के रहने देते हैं, ठीक है, दूसरा बदल देते हैं। सर नहीं करेगा। नहीं करेगा ना, सीधी सी बात है, टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम लोग मेरा यार, करेगा भी तो बहुत टाइम लगाएगा, लेकिन यही काम विजय को कोई और बोले, मान लो कोई भी है, कोई उम्मीद की किरण है मान लो,
तो विजय कितना टाइम लगेगा उसे करने में? सर तब तक तुरंत कर देगा। तुरंत कर देगा ना, क्योंकि वहां उग्र स्वभाव है। तो ऐसे निदान प्रधानिक यानी कि जीवन में वो प्रायोरिटी रखते हैं, प्रधानता रखते हैं ऐसे निदान उग्र स्वभाव के कारण शीघ्र ही दोषों को प्रपित करते थे, पूरी बॉडी चार्ज हो जाएगी और रोगों को उत्पन्न करने वाले होते हैं। एग्जाम्पल इसका याद रखना, ये पूछा जाता है आपसे अक्सर। एग्जाम्पल याद रखना मित्रों, कह रहे हैं विष सेवन से, विष के सेवन से, विष के सेवन से सभी की मृत्यु होती है। सिवाय सर्प को छोड़कर। ठीक है, ये चारों, ये टेबल आप अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम में आपको चिपका के आना है ऐसे कैसे। कुछ समझ में ना आए तो पूछ लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, माधव लेकिन यहाँ रुकते नहीं है। किसी ने हैंड रेज किया, हाँ बताओ बॉबी क्या हुआ? सर जो आपने बताया सन्निकृष्ट में, उसमें जो आघात जन्य होते हैं वो भी इसी में आते हैं। और सर जो हमने पढ़ा है, मतलब जो शोथ होता है वो भी आघात जन्य होता है। लेकिन सर जो हमने देखा स्वेलिंग वो एक टाइम के बाद आती है। तो जो शोथ है वो विप्रकृष्ट में आएगा, सन्निकृष्ट में आएगा? क्योंकि शोथ आघात जन्य भी होती है और टाइम लेके भी आती है, तो कैसे? अद्भुत अद्भुत, क्या बात कही। देखो, हम पहले ये समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि निज और आगंतुक दो प्रकार की व्याधियां होती हैं। मानते हो नहीं मानते हो? निज में जी पहले, निज में पहले दोष प्रकोप होता है, बाद में लक्षण आते हैं। इसमें पहले लक्षण आ जाते हैं और फाइनली दोषों का प्रकोप तो होना ही होना होता है। तो ये आघात जन्य ये वाला तो है ही नहीं, ये वाला हो सकता है, इससे कोरिलेट कर सकता हूँ। ठीक है मित्रों, लेकिन ध्यान रखना, आगंतुक का मतलब केवल और केवल आघात होता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ तो भूत प्रेत भी आते हैं, यहाँ तो टोना टोटका भी आता है, यहाँ तो विषजन्य स्पर्श भी आता है। हम पढ़ेंगे चरक चिकित्सा 3 में पढ़ेंगे। यहाँ तो क्या बोलते हैं इसे, शंका, एक अलग वर्ड लिखा हुआ वहाँ पे, याद नहीं आ रहा मुझे, कदाचार है ना। मतलब बहुत सारे कारणों से मिलकर आगंतुक बनता है। और आप जो बात कर रहे हो केवल और केवल कर रहे हो चोट की। ठीक है, तो यहाँ पर जो आघात जन्य लिखा हुआ बेटा, उसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि शोथ उत्पन्न हो ही जाए, क्योंकि शोथ उत्पन्न होने के लिए तो दोषों का प्रकोप होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम शोथ 3 प्रकार की बढ़ते हैं, वातस, पित्तस और कफस। उसी के हिसाब से तो हम डिसाइड करते हैं कौन दिवावली है, कौन रात्रि वाली है, कौन शीघ्र उठेगी, कौन शीघ्र बैठ जाएगी। समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? तो जिस शोध की आप बात कर रहे हैं उसमें दोषों का प्रकोप होना आवश्यक है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो इस कंडीशन की बात कर रहा हूँ कि मान लो किसी को चोट लगी और उसको ज़्यादा रक्त बह गया और उसको हो गई मूर्छा। अब मुझे बताओ इसमें कितना समय लगेगा? टाइम लगेगा, मतलब बॉस एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए प्लीज। मान लो मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, इधर से ट्रक आया, मान लो इसने मुझे उड़ा दिया, मुझे कितना टाइम लगेगा बेहोश होने में? तो 2 मिनट। टाइम नहीं लगेगा। कितना टाइम लगेगा बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। कुछ सेकंड लगेंगे साइकिल से नहीं टकरा रहा हूँ, साइकिल से नहीं टकरा। सर, कुछ सेकंड लगेंगे मैंने कहा। वेरी गुड, मैं टकरा रहा हूँ ट्रक से। अरे इतने में तो चित्रगुप्त जी से मेरा आमना सामना हो जाएगा। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ये जो है वो सन्निकृष्ट निदान में आएगा। देखिए, थोड़ा सा बहुत सूक्ष्म अंतर है जो आपने क्वेश्चन पूछा है। आपने स्पेसिफिक शोध का नाम लिया तो यहाँ ही गड़बड़ हो जाएगा, ये उसकी बात नहीं हो रही है। आप तो बात कर रहे हो कि सर पूरे लक्षण ही उत्पन्न हो जाएंगे तब क्या डिसाइड करेंगे ना, तो नहीं पहली बात तो। हाँ, लेकिन शोध उत्पन्न होने में इतना समय भी नहीं लगता है। मुझे जहाँ तक याद है कि अभी मगर आप मान लो आप बैडमिंटन खेल रहे हैं और बैडमिंटन खेलते खेलते आपके पैर में मोच आ जाए तो मुझे लगता है केवल 20 मिनट के अंदर आपको शोध हो जाएगा। नहीं हो जाएगा मुझे बताओ, हो जाएगा। है ना?
तो उस तरह के शोध की बात करोगे जो कि शीघ्र ही उत्पन्न, कुछ शोध भी तो कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के शोध हमने पढ़े हैं, हमने 19 प्रकार के एक देशी शोध पढ़े थे और 3 प्रकार तो पढ़े ही पढ़े थे। तो इस बात को समझिए आप कि आप दीर्घकालिक शोध की बात कर रहे हैं तो उसको तो उसमें टाइम लगेगा, लेकिन ये जो शोध होते हैं वो शीघ्र कारक ही होंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये क्वेश्चन एक जायज बनता है कि सर कितनी देर को हम सन्निकृष्ट माने और कितनी देर को विप्रकृष्ट माने, ये भी तो मान सकते हो नहीं मान सकते, बताओ। जी सर। एक टाइम लिमिट भी तो बताओ। तो आप यहाँ से ध्यान से देखो कि रात्रि व दिन भोजन के अंत मध्य और आदि में दोषों का प्रकोप हो रहा है, तो ये भी तो टाइम ले रहा है कम से कम 6-6 घंटे का, ले रहा है कि नहीं ले रहा है बताओ। लेकिन टाइम लेने के बावजूद ये सन्निकृष्ट में आ रहा है। तो मैं आपको जनरल आइडिया देता हूँ कि कोई भी रोग यदि अपनी प्राथमिक या प्रारंभिक अवस्था से 24 घंटे के अंदर यदि उसका प्रादुर्भाव हो रहा है तो आप निश्चित रूप से उसे सन्निकृष्ट निदान ही मान के चलिए। अगर बियॉन्ड 24 घंटे जा रहा है तो ही आप उसे विप्रकृष्ट निदान मानेंगे। समझ में आया नहीं बताओ? या बिल्कुल सेकंडों और घंटों का मतलब है ही नहीं। या मतलब केवल इतना था कि दोषों का संचित होने का समय ना मांगे वो, या महीनों लग रहे हैं उसको, हफ्तों लग रहे हैं, 24 घंटे तक भी अगर कुछ हो रहा है तो सन्निकृष्ट ही मानो। और जो सेकंडों में हो रहा है वो तो प्राधानिक हो जाएगा, सेकंडों में होगा वो क्या हो जाएगा, प्राधानिक ही हो जाएगा। मामला को सॉल्व हुआ कि उलझा उलझा है? सर हाँ बेटा। जी सर। सर अगर मान लीजिए आघात लगने से मृत्यु हो जाती है हाँ तो बेटा। हम उसको किसमें रखेंगे, प्राधानिक में या सन्निकृष्ट में? अरे तुरंत ही मृत्यु हो रही ना बेटा, तो निश्चित रूप से प्राधानिक में रखेंगे, निश्चित रूप से प्राधानिक में रखेंगे। काश आचार्यों ने सोचा होता कि एक दिन एक क्लास चल रही होगी, लोग ये सब पूछेंगे तो लिख ही देते एग्जाम्पल, पर अब हमारे ऊपर छोड़ दिया आचार्यों ने। तो निश्चित रूप से यदि मृत्यु ही आप करा दे रहे हो तुरंत के तुरंत तो प्राधानिक में ही आ जाएगा। ठीक है, आप समझिए यहाँ पर क्यों लिखना पड़ गया है कि विष के सेवन से सभी की मृत्यु होती है, समझ रहे हैं आप लोग? तो इसका मतलब ये है जनरल जनरल चीज कि जिन जिन कारणों से सबकी मृत्यु हो जाती है तुरंत, वो सभी कारण चाहे वो भले आघात जन्य ही क्यों ना हो। देखो आप समझिए, 3 तरह की चोटें लगती हैं, एक साइकिल से लगती है, एक ट्रक से लगती है, और एक वो चोट है जो हम किसी को बताते नहीं, दिल पे लगती है। आप मुझे बताइए इसमें मृत्यु होने के चांस किसमें ज़्यादा रहेंगे हमेशा? लास्ट के 2 में। देखो ज़्यादा रोमांटिक ना हो, टाइम निकल रहा है, जल्दी जल्दी पढ़ाना हम लोगों को। जल्दी बताओ किस समय? ट्रक से ना? सर सेकंड। सेकंड से होगा। जी सर, ट्रक से। जी सर। लड़कियां हमेशा दिमाग से सोचती हैं और लड़कों को पता नहीं क्या ही चलता रहता है दिमाग में। यही वजह है कि पूरा रिजल्ट पलटा हुआ है इस कॉलेज का। सुधर जाओ तुम लोग, वरना मास्टर की तरह कोचिंग पढ़ानी पड़ेगी तुमको बाद में। क्या कह रहा था मैं? हाँ समझ में आया ना कि अगर ऐसा कोई निदान है हमारे पास कि जिससे निश्चित मृत्यु हो रही है और होती है अक्सर, जैसे हम लोग देखते हैं विष से होती है। अब कहने को तो विष के सेवन से भी बच जाते हैं क्या? बहुत से लोग ऐसे नहीं, सांप काटे तो बच जाते हैं, बताओ। होता नहीं होता? एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। पर यहाँ कंडीशन मोस्टली वाली है कि ट्रक से अगर टक्कर लगेगी 60 की स्पीड से निश्चित मृत्युदायक होगी। भले कोई कोई बच भी जाएगा, मान लो यहाँ से उछल के और उसमें पानी में गिर गया तो बच सकता है, हो सकता है थोड़ी बहुत छोटी है उसको। पर हम एक जनरल बात कर रहे हैं, हम जनरलाइज आइडिया यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, तुम लोगों के तो अलग ही टाइप के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। हाँ पूछो पूछो बेटा। सर व्यभिचारी निदान के लिए अलग होगा ना हर इंसान के लिए? बेटा 1 मिनट रुकना प्लीज। हाँ क्या, सॉरी सॉरी, क्या पूछ रहे बेटा, पूछना दोबारा। सर मैं कह रहा हूँ कि व्यभिचारी निदान हर इंसान के लिए अलग होगा ना, क्योंकि सबकी इम्यूनिटी तो अलग होती है। जी बेटा, जी बेटा, बिल्कुल बिल्कुल सही प्रश्न है आपका, क्योंकि इम्यूनिटी स्पेसिफिक है तो ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। पुरुषम भिक्षुम वाला कॉन्सेप्ट। हाँ हाँ, इस सबके लिए अलग अलग हो जाएगा। जो निश्चित रूप से व्यायाम वगैरह कर रहे हैं उनके लिए कंडीशन बदल जाएगी। आइए माधव के कुछ और 3 भेदों की बात कर लेते हैं। माधव ने निदान फिर यहाँ 3 प्रकार के बताए, ऊपर 4 प्रकार के बताए, फिर 3 प्रकार के बताए। पहला बताया दोष हेतु, दूसरा बताया व्याधि हेतु, और तीसरा बताया उभय हेतु। इसको हम लिख सकते हैं दोष व्याधि हेतु।
ठीक है, ओके। अब जो दोष हेतु होता है, सीधी सी बात है कि वो सारे हेतु जो दोषों को प्रकोपित करें, है ना, वो हेतु जो क्या करे, सीधा दोष को प्रकोपित करे। अच्छा मास्टर, समझ गया। जैसे ही हम लोग एग्जाम्पल दिया हो, बुक में दिया, हमें लिखना पड़ेगा वो। ये बताइए कि रक्त रोग का हेतु है। रक्त जो होता है रोग का हेतु है, हम मानते भी है, बिल्कुल हेतु है, मान लिया। कह रहे हैं कि ये जो हेतु है वो दोषों का संचय और प्रकोप करने वाले होते हैं। चाहे तो प्रश्न भी लिख लेते हैं, करने वाले होते हैं, यानी कि पूरा एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसे कहा गया है कि स्वभावतः जो मधुर आदि रस हैं, कितने रस होते हैं हमारे पास? सब रस। 6 रस होते हैं। ये दोष के हेतु, हाँ, ये दोष के हेतु कहे जाते हैं, ये दोष के हेतु कहे जाते हैं। अच्छा, जैसे मान लो हम कैसे कैसे बता सकते हैं ये सब बातें? ये मुझे बताओ कि वात का प्रकोप करने वाले कौन से रस होते हैं? कटु तिक्त कषाय। कटु तिक्त। कटु तिक्त कषाय। और पित्त का? पित्त का प्रकोप कौन कौन करता है? अम्ल लवण और कटु। और कफ का बेटा? मधुर अम्ल लवण। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये जो कहलाएंगे, ये क्या कहलाएंगे? ये है जाएंगे दोष के हेतु। बोले व्याधि हेतु क्या कहते हैं फिर? व्याधि हेतु, देखो व्याधि हेतु देख लेते हैं। ये थोड़ा याद रखना, दोष निरपेक्ष, यानी कि भले वो दोषों को प्रकोपित करे ना करे, लेकिन हमने जनरली ये पढ़ा है कि भैया पहले दोष प्रकोपित होगा ही होगा, तब व्याधि के लक्षण आएंगे, क्योंकि दोष ही व्याधि को करने वाले होते हैं। बट कह रहा है ना 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 ना, माधव कह रहे हैं कुछ ऐसे भी हेतु होते हैं जो दोष निरपेक्ष होते हैं और निश्चित ही व्याधि के उत्पादक होते हैं, मैं थोड़ी सी लैंग्वेज सिंपल करके लिख रहा हूं आप लोगों को समझ में आए इसलिए, ठीक है। दोष निरपेक्ष निश्चित व्याधि के उत्पादक होते हैं। इस लाइन का मतलब सबको समझ में आ रहा है? मैं क्या कहना चाहता हूँ, रटना मत प्लीज, समझ के चलना सब कुछ। एग्जाम्पल है जैसे कि मैंने कुछ दिन बताया था जब बुक पढ़ा रहा था, मृतिका भक्षण जन्य पांडु। बताओ, समझ रहे हो? यानी कुछ दोष ऐसे, कुछ हेतु बेटा ऐसे होते हैं जिसमें सीधा ही व्याधि होना निश्चित होता है, भले दोष हो ना हो। आप एक एग्जाम्पल माने कि मान लो कोई लड़की है कॉलेज में जो बिल्कुल सौंदर्य शर्मा जैसी दिखती है। सौंदर्य शर्मा को सब लोग जानते नहीं जानते? बताओ पहले तो। हाँ नाम जवाब दोगे? नहीं सर, नहीं सर। ओहो, जैकलिन को जानते? जैकलिन को? हाँ। तुम लोगों का क्या होगा, तुम लोग कुछ जानते हो कि नहीं? सौंदर्य शर्मा, अब जानते हो नहीं? अभी भी ध्यान नहीं आया तुम लोगों को? तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता फिर। हाउसफुल 5 का ट्रेलर देखा नहीं देखा तुम लोगों ने? नहीं सर, अभी नहीं देखा, अभी नहीं देखा। क्या मैं ही खलियर हूँ क्या ये सब देखते रहता हूँ? देखो दिन में तुम लोगों से 3-4 गुना काम करता हूँ मैं, जितना मुझे याद है। खैर कोई बात नहीं, मैं क्या ही कर सकता हूँ। मैं क्या पढ़ा रहा था? तो मैं कह रहा था, मान लो कोई हीरोइन है, मतलब कोई लड़की है कॉलेज में और वो सौंदर्य शर्मा जैसी है मान लो, और उसे कोई मेरे जैसा दिखने वाला आम व्यक्ति अप्रोच करेगा, तो सीधे सीधा क्या उसमें टाइम लगेगा क्या?
सीधा सीधा व्याधि होने के चांसेस हैं यहाँ पर। सीधा सीधा व्याधि मतलब रिजेक्शन। इसमें कोई सोचने का टाइम नहीं मिलेगा कि हाँ टाइम टेकेंगे, पहले दोष संचित होंगे ना, कुछ नहीं, सीधा रिजेक्शन। यानी कि निश्चित व्याधि है, यहाँ दोष की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दोष तो तब होंगे जब बराबरी का मैटर होगा। तो ये निश्चित व्याधि। ऐसे ही यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, मृतिका भक्षण जन्य पांडु। कोई बच्चा या कोई जो स्त्री है वो मिट्टी खाती है और उसको एनीमिया हो जाती है। ये जनरली आपने देखा नहीं देखा, इस समाज में देखा है। अक्सर कहते नहीं, कोई मिट्टी खाता है कि दीवार से छोटा छोटा के, तो कहते हैं इसको खून की कमी है। ये देखा है गाँव में आपने, सुनते हो किसी से? जी सर। है ना? तो मृतिका भक्षण जन पांडु में दोषों का प्रकोप होने की जरूरत नहीं है। ये दोष निरपेक्ष निश्चित व्याधि के उत्पादक होते हैं। इस एग्जाम्पल को इसलिए बताना पड़ रहा है कि सीधा सीधा यही क्वेश्चन रखा होता है एग्जाम में। तीसरी बात समझिए मेरी। उभय हेतु। उभय हेतु का मतलब सीधा है कि एक ऐसे हेतु पढ़ने जा रहे हैं हम लोग जो दोषों को प्रकोप भी कर रहे हैं एक स्पेसिफिक डिजीज में, और उसी डिजीज में व्याधि को भी सीधा सीधा जनरेट करने की क्षमता रखते हैं। वो होते हैं उभय हेतु। क्या कह रहे हैं कि विशिष्ट दोष, विशिष्ट दोष का प्रकोपक होते हुए विशिष्ट व्याधि का भी उत्पादक हेतु उभय हेतु कहलाता है। एग्जाम्पल क्या है भाई इसका? एग्जाम्पल है वात रक्त। ठीक है, यानी कि हम इसमें तीक्ष्ण आदि, अम्ल प्रधान इत्यादि रक्त दूषित वाले आहार का सेवन तो कर ही रहे हैं, रस इत्यादि का, साथ साथ हम कुछ ऐसी बिहार का सेवन भी कर रहे हैं, जैसे ऊंट की सवारी करना। ठीक है, तो ये जब दोनों चीजें मिलती हैं साथ में, यानी कि स्पेसिफिक आहार का सेवन किया और स्पेसिफिक कुछ आदतों का बिहार का सेवन किया, तो दोनों चीजें मिलेंगी तो इसमें पर्टिकुलर वात और रक्त की दुष्टि भी हो रही है। और ऊंट जो है उष्ट्र इत्यादि की, ऊंट की सवारी इत्यादि वात रक्त को और ज्यादा प्रमोट करते हैं। यानी एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, समझ ना आप लोग? यानी कि एक तो दोषों का प्रकोप हो एक तरफ से, कौन से दो दोष? वात और रक्त, यानी इनके प्रकोपक निदानों का सेवन भी कर रहे हैं और कुछ ऐसी हरकतें भी कर रहे हैं जिससे कि वात रक्त यानी कि गठिया बाई जैसी बीमारी होती है, कुछ आदतें भी ऐसी फॉलो कर रहे हैं, तो ये कहलाएगा उभय हेतु। इसका टिपिकल एग्जाम्पल यार ना वात रक्त। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये वाला एग्जाम्पल व्याधि हेतु के लिए और ये वाला एग्जाम्पल उभय हेतु के लिए आप बस याद रखिए। क्वेश्चन यहाँ से नहीं बना है अभी तक मेन एग्जाम एनडीए वाले में, पर निश्चित रूप से एक दिन बनेगा जरूर। ठीक है, ये आप याद रखें। इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अब हमारा यहाँ पर एक मिनट नहीं निदान पंचक में हमने पढ़े थे निदान। मादक निदान कुछ और मानते हैं, दो प्रकार के। व्यंजक कफ का संचय इसमें हो गया। ओके नोट्स में आगे क्या नहीं है। देखो सच्ची क्लास में हो, सच्ची क्लास में हो के बेटा? हाँ बॉस।
पता है कैसे भी करके ना तुम्हें नोट्स निकलवाने ही पड़ेंगे उस रूम से बाहर, दिक्कत होगी पता है पढ़ाने में। कितने रुपए का ताला है तुम्हारा, तोड़वा दें बताओ, नया डलवा देते हैं उसमें। क्योंकि 1 महीने में तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी ना, कब तक मैं ऐसे पढ़ा पाऊंगा? कुछ तो सोचो मेरे बारे में, बच्चों के बारे में। बेटा पूर्ण रूप से पहले ना आप ये तो याद रखना कि माधव ने 2 भेद और किए हैं, व्यंजक और व्यंजक हेतु और उत्पादक हेतु। और माधव ने एक बार फिर से 2 भेद और किए हैं, बाह्य हेतु और आभ्यंतर हेतु। आभ्यंतर हेतु, ठीक है। अब जरा अब ध्यान से देखना कि हमारा निदान वाला क्वेश्चन अगर आएगा तो कहाँ से शुरू करना है, कहाँ समाप्त करना है। तो यहाँ से शुरू होगा हमारा एग्जाम वाला क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हम निदान के पर्याय लिख देंगे। ये ट्रिक हमने देखी थी। निदान के मुख्य भेद तो यही है आचार्य चरक के अकॉर्डिंग, जो 3 पढ़े थे हम लोगों ने। फिर हम आ जाएंगे माधव के भेद पर। तो माधव ने पहले 4 प्रकार के माने हैं, हमने टेबल फॉर्म में देखा। फिर माधव ने 3 प्रकार के माने हैं, हमने ये तीनों देख लिए। फिर माधव ने 2 प्रकार के और माने, व्यंजक हेतु, उत्पादक हेतु। फिर माधव ने माने बाह्य हेतु, आभ्यंतर हेतु, ठीक है। अब समझिए ये दोनों कैसे होते हैं। व्यंजक हेतु वही वाला है कि हमने कुछ रसों के सेवन से कफ इत्यादि दोष को बढ़ाया, और जब उत्पादक हेतु मान लो मधुर इत्यादि के सेवन से हमने दोषों का प्रकोप कराया, लेकिन वो कफ की गर्मी से पिघलकर बसंत ऋतु में प्रकोपित हो गए, रोगों को उत्पन्न करने लगे। ये व्यंजक हेतु हो गया। ऐसे ही माधव ने बताया 2 हेतु और, एक होता है बाह्य हेतु, एक होता है आभ्यंतर हेतु। सिंपल सी बात है, किसी भी बीमारी के, किसी भी समस्या के 2 कारण हमेशा रहे जिंदगी में। एक तो बाहरी होता है, एक होता आभ्यंतर। ये समझ लीजिए ये एक तरह का क्या बोलते हैं इसको, डबल पासवर्ड होता है ना, 2 लेयर प्रोटेक्शन बोलते हैं इसे, 2 लेयर प्रोटेक्शन। चाहे फोन पे हो चाहे कोई भी ऐप हो, उसमें डबल जो है पासवर्ड होता है। ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए यदि आपने कोई समोसा खाया, हम हमेशा एग्जांपल समोसा को लेके चले हम ना हेतु के रूप में, लेकिन अंदर की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है आपकी, आप रोज बैडमिंटन खेलते हैं, रोज योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, दिल पे कोई बात लेते नहीं किसी की, तो क्या 1 समोसा 2 समोसा 3 समोसा खाने से कोई रोग होने वाला है आपको? बताइए। नहीं सर। नहीं सर। समझिए इस बात को। यानी कोई भी आपको अचानक से फोन लगाता है, कहता है कि पता है मैं जब तुमसे बात करता हूँ तो तुम्हारे अल्फाजों से मेरे दिल को जो सुकून मिलता है, मैं इसको क्या ही बयां करूँ। आप सोचोगे अरे यार क्या बात कह रहा है, मैं भी अपने बारे में यही सोचती थी, इतनी सुंदर हूँ मैं। और आपने ये बात दिल पे ले ली अगर, तो इसके बाद जो जो होने वाला है आपकी लाइफ में आप भी जानते हो। यानी कि अगर कोई बाह्य हेतु हमको ट्रिगर कर भी रहा है, पर हम अंदर से इतने स्ट्रांग हैं कि हम उसे परमिशन ही नहीं दे रहे अंदर आने की, तो क्या हमारा कुछ बिगाड़ पाएगा वो? जल्दी बताओ मुझे। नहीं नहीं सर। सर। समझिए इस बात को कि बाह्य हेतु मतलब जो भी हम निमित्त का सेवन कर रहे हैं, जिस भी निदान का सेवन कर रहे हैं, मगर अभ्यंतर हेतु कौन, दोष, धातु इत्यादि प्रकोपित हो ही नहीं पा रहे हैं, संप्राप्ति बन ही नहीं पा रही है, बिकॉज ऑफ इम्यूनिटी, बिकॉज ऑफ आपकी दिनचर्या। तो ये 2 तरह के हेतु और माने माधव ने। अगर या तो अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, अगर ना लिख पाओ तो हम अगली क्लास में इसको लिखवा भी देंगे, ठीक है। अभी मेरे पास नोट्स अवेलेबल नहीं है क्योंकि नोट्स हैं किसी और के पास, मैं कोशिश करूँगा कल किसी तरह से उन्हें प्राप्त करने की। तो ये व्यंजक हेतु देख लीजिए, उत्पादक हेतु देख लीजिए। उत्पादक व्यंजक समझ गए ना, व्यंजक क्या है यहाँ पर, सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का ताप कहेंगे, सूर्य का ताप। कि हमने कफ को संचित तो किया मधुर आदि रसों का सेवन करके, लेकिन वो प्रकोपित किस वजह से होगा, जब बसंत ऋतु में धीरे धीरे सूरज की गर्मी बढ़ेगी, है ना, गर्मी ऋतु शुरू हो जाएगी, तब वो प्रकोपित होकर दोषों को, रोगों को उत्पन्न करेगा। ऐसे यहाँ पर 2 हैं, एक बाह्य हेतु जो हम बाहर से सेवन कर रहे हैं, लेकिन जब तक आभ्यंतर हेतु यानी कि दोष इत्यादि प्रकोपित नहीं होंगे तब तक तो रोग नहीं हो सकता है। तो 2 प्रकार के हेतु ये होते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन पूछना है पूछ लीजिए, बताइए।
तो क्लास की समाप्ति की घोषणा करते हैं। आप सर प्लीज सभी इसमें लोग। हाँ बेटा। सर इसमें एग्जामिनर मिक्सअप तो नहीं करता एग्जाम्पल को, जैसे वो पूछ ले कि यह हेतु है व्यंजक हेतु है कि दोष हेतु है, जैसे कि मधुर रस व्यंजक हेतु है पित्त का, या फिर दोष हेतु है, इस तरह से वो पूछ ले तो। देखो मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, मैं आपको जिस हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पर जिस लेवल पे हम पढ़ रहे हैं, ये हम पीजी से ऊपर का लेवल पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यानी कि जब पीजी करोगे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में है ना, उससे भी ऊपर पढ़ रहे हैं। किसी एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि आपसे इतना डेप्थ में क्वेश्चन पूछेगा। वो तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बस आपकी समझ के लिए, क्योंकि मुझे आपको दूसरे एंगल से तैयार करना है। तो ऐसा वो बिल्कुल नहीं करने वाला, मिक्सअप तो नहीं करेगा वो दोनों, बिल्कुल भी नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। जी सर ये पूछ मिक्सअप करने के लिए एक साथ सब कुछ पढ़ा भी होना जरूरी है ना, समझो इस बात को। तो ठीक है। और हाँ प्लीज़ सब लोग कल नाम जरूर बदल लीजिएगा गूगल मीट पर, और जो मैंने बता दिया, ठीक है। और प्लीज़ मृदुल पहले वीडियो चेक करने के बाद ही, और जो क्वेश्चन नहीं आना चाहिए वो नहीं कट करने के बाद ही अपलोड किया करो, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।